हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सॉल्व। और हमारी सिविल सॉल्व चैनल पे अभी जो सीरीज चल रही है उसमें हम एसएससी जेई के लास्ट ईयर के आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व करा रहे हैं 15 इयर्स के। और जिसमें हम जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस ले रहे हैं, जिससे आपको टॉपिक को रिवाइज करके उसके क्वेश्चंस लगाने में ईजी होगा। और अभी तक हमारे 2 लेक्चर्स आ चुके हैं बीएमसी सब्जेक्ट के, और ये 3rd लेक्चर होगा। तो चलिए देखते हैं हम आगे कौन सा टॉपिक है और कौन सा क्वेश्चन हम उठाते हैं। तो हमारा जो टीम है इसमें चांदनी मैम है। चांदनी मैम आपको कंसेप्चुअल लेक्चर्स पढ़ा रही हैं और मैं हूं, मेरा नाम है विशाल। मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिस टाइप के हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, या जो भी एग्जाम होगा उसके हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट जो हो गया हमारे राहुल सर हो गए। राहुल सर आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन देख रहे हैं। तो अभी हम अपना टॉपिक देखते हैं। हमारा टॉपिक है सीमेंट, लाइम एंड मोर्टार। इसमें हमने 122 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अभी 123rd क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अफेक्ट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपको जितना अभी तक मैं पढ़ा चुका हूं उससे आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा रिविजन आपको दे देता हूं। अर्ली स्ट्रेंथ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल था हमारा? C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से क्या आता था? अर्ली स्ट्रेंथ आती थी। दूसरा हमारा क्या था? डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसकी वजह से जो फाइनल स्ट्रेंथ हो गई, लेटर स्टेज में स्ट्रेंथ आती है, वो डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से आती थी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर द रिपेयर ऑफ रोड्स। तो रिपेयर ऑफ रोड्स के लिए क्या होता है? पूछा है रिपेयर ऑफ रोड्स के लिए हम कौन सा सीमेंट यूज करते हैं। तो ऑप्शंस हैं लो हीट सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, या सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन में। जैसा आप देखते हैं कि यहाँ रोड्स की बात होती है तो डायरेक्टली लोग क्या करते हैं, सल्फेट रेजिस्टिंग ये इस पर टिक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें देखना होता है कि रोड का काम है तो सल्फेट सॉइल में कुछ सल्फेट्स होंगे, इसीलिए हमें ऐसा कोई सीमेंट चाहिए होगा जिसमें सल्फेट रेजिस्टिंग हो। लेकिन यहाँ पे हमें यह ध्यान देना है कि ये रिपेयर की बात कर रहा है। तो रिपेयर अगर हमें रोड की करना होगा तो हम ऐसा देखेंगे जो सीमेंट जल्दी सेट हो जाए। तो जो जल्दी सेट होगा वो कौन सा होगा? हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जिससे कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है फिर से स्टार्ट कर सके जल्दी से जल्दी। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट। श्रिंकेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए क्या कहता है ये। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, साइज ऑफ द एग्रीगेट, साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट, या अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। तो होता क्या है, हमारी श्रिंकेज की बात की गई। श्रिंकेज होती क्यों है? श्रिंकेज बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट एक मेजर फैक्टर होता है वाटर। मेजर फैक्टर वाटर कैसे है कि अगर किसी कंक्रीट में हमने वाटर ज्यादा ऐड किया हुआ है तो जब हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से इवेपोरेशन होगा, इसका वाटर इवेपोरेट होगा, और जब वाटर इवेपोरेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? श्रिंकेज होगी। तो श्रिंकेज होगी, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट मेजर फैक्टर क्या होता है? कितना वाटर ऐड किया हुआ है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इज इन सीमेंट मोटर व्हाइल टेस्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी लगा चुके हैं। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर हम सीमेंट की निकालते हैं तो उसमें हम सीमेंट लेते हैं 1 रेशियो में और सैंड लेते हैं 3 रेशियो में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट एसेंशियली डन इज। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, हमें सारे टेस्ट करने होंगे तभी हम क्वालिटी को जज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कंपाउंड्स। तो जैसा ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी होती है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट की होती है। उससे कम किसमें होती है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में। उससे कम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में। उससे भी कम, सबसे कम जो होता है जो कि लेटर स्टेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर रोड पेवमेंट्स द सीमेंट जनरली यूज्ड। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, जो लोगों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे रोड पेवमेंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ रिपेयर की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम कौन सा यूज कर लेंगे, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। क्यों यूज करते हैं ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, सल्फेट रेजिस्टिंग होता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विद। ये क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं। जो हमारी हाइड्रेशन होता है उसकी वजह से, किसकी वजह से होता है, जब वाटर किस किस के साथ रिएक्ट करता है, चारों बोगस कंपाउंड्स के साथ, डाई कैल्शियम सिलिकेट हो गया, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हो गया, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेरेट हो गया, या डाई कैल्शियम सिलिकेट हो गया। तो कोई भी हम अगर यूज करेंगे तो उसके लिए यूज करेंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आर्जिलेशियस कंपाउंड्स आर दोज। आर्जिलेशियस कंपाउंड्स कौन से होते हैं, तो पहले आर्जिलेशियस कंपाउंड्स क्या होते हैं वो आप देख लीजिए। ये जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, जिसमें क्ले हो या एल्यूमिना डोमिनेट कर रहा हो किसी में, यानी कि अगर हाई एल्यूमिना होगा या क्ले होगा, तो अगर इन दोनों में से कुछ भी डोमिनेट कर रहा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्जिलेशियस कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर अब देख लेते हैं कौन सा होना चाहिए हमारा, विच हैव एल्यूमिना एज द मेन कंस्टिट्यूएंट। तो हम ये आंसर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 2017 में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स इज प्रेजेंट इन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में कौन कौन से जो कंस्टिट्यूएंट हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट होता क्या है, ये एक ऐसा मिक्सचर होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, और इसमें हम क्या मिक्स कर देते हैं, फाइन ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। यानी कि अगर हम बात करते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट होता क्या है, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ओपीसी हो गया, और दूसरा हमारा ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है वो हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, वो हम ऑब्टेन करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है हमारा, कि इसमें 45% कैल्शियम ऑक्साइड होता है और 35% सिलिका होता है। इसका पूरा जो चार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड कितना होता है, ये आप याद कर लीजिएगा, 38 to 50% होता है। सिलिका जो हो गया ये इसमें होता है हमारा 27 to 40%। एल्यूमिना की बात कर लेते हैं, एल्यूमिना इसमें होता है 8 to 20%। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो इसमें कितना होता है, लेस देन 10%। तो अगर ये टेबल आपको याद होगी, थोड़े से कंस्टिट्यूएंट्स आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो इसके बेसिस पे हम क्या लगा सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कितना हो गया हमारा 38 to 50 यानी कि 45, और सिलिका कितना हो गया इसमें 27 to 40। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन इन हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं कि क्या होगा। हम जैसे कहते हैं कि 23% जो वाटर है, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन भी है, तो ये एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। 23% वाटर जो होता है वो हमारा हाइड्रेशन में यूज होता है सीमेंट के, और 15% जो होता है वो जेल पोर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, अब कई बच्चों को डाउट था कि सर हमने वाटर सीमेंट रेशियो 0.4, 0.5, 0.6 क्यों नहीं लिया जो आईएस कोड में डिफाइन है। एक्चुअली में होता क्या है, जो आईएस कोड में डिफाइन है उसमें वो बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स भी कंसीडर करते हैं कि जैसे कि अगर हमने साइट पे हमने मिक्स बनाया प्लांट पे, उसके बाद हम साइट पे ले गए, तो उतने टाइम में उसको वर्केबिलिटी बनाए रखने के लिए
और इवेपोरेशन अगर थोड़ा टाइम, मान लीजिए 20 मिनट बाद हम उसको प्लांट से ले जाके साइट पे ले जा रहे हैं तो 20-25 मिनट लग रहे हैं, तो वो टाइम भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, उसमें कितना इवेपोरेशन हो रहा है। और टेम्परेचर भी एक फैक्टर होता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें हम वाटर को बढ़ाते हैं। जैसे वर्केबिलिटी भी एक फैक्टर हो गया, हमें वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए और पानी चाहिए होता है। तो वो जो फैक्टर हैं वो सारे कंसीडर करने के बाद IS कोड ने हमें बताया है कि 0.4 to 0.6 हमें लेना होता है वाटर सीमेंट रेशियो। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पूछ रहा है कंप्लीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन। तो हमें केवल इस पे ध्यान देना है कि हाइड्रेशन में कितना यूज हो रहा है। तो 23% जो है हाइड्रेशन में यूज हो गया, 15% जो है जेल पोर्स में हो गया। तो जनरली हम बोलते हैं 23 प्लस 15 करेंगे तो 38%। तो अगर इसमें जो ऑप्शन दिखेगा वो हम लगा लेंगे। तो 23 to 38% के हिसाब से अगर हम बताते हैं तो कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा इसका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। Which of the following is used to test the fineness of cement? फाइनेस ऑफ सीमेंट के लिए हम परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं, ब्लेन से परमेबिलिटी टेस्ट, ये आप जानते ही हैं। और ये मैं बता चुका हूँ, लीच एटले किसके लिए यूज करते हैं ये भी आपको पता है। और विकेट सेपरेटस किसके लिए यूज करते हैं ये सब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। विकेट सेपरेटस सेटिंग टाइम हो गया, चाहे वो इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया, चाहे वो फाइनल सेटिंग टाइम हो गया। और लीच एटले एपरेटस क्यों यूज करते हैं? ये हम साउंडनेस यूज करते हैं। साउंडनेस किसकी वजह से निकालते हैं? जब हमें लाइम की वजह से साउंडनेस को निकालना होता है तो हम इसको यूज करते हैं। एयर कंटेंट मेथड तो अलग हो ही गया, आप जानते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हायर द सीमेंट कंटेंट। अगर सीमेंट कंटेंट ज्यादा है तो उसके साथ क्या होगा? बोल रहा है हायर एग्रीगेट। अगर सीमेंट ज्यादा है तो क्या हायर एग्रीगेट है, इससे कोई लिंक है? नहीं है। लोअर वर्केबिलिटी, अगर ज्यादा सीमेंट होगा तो लोअर वर्केबिलिटी होगी, ये भी हम नहीं कह सकते। हायर सीमेंट है, हायर द स्ट्रेंथ होगी या लोअर द स्ट्रेंथ होगी। सीमेंट क्या होता है? बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। तो सीमेंट जो होता है अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो हम स्ट्रेंथ ज्यादा अचीव कर पाएंगे। लेकिन एक यहाँ पे एक कंडीशन है कि उसकी भी एक लिमिट है कि हायर, अगर हम सीमेंट बढ़ाते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सीमेंट से ही बना देंगे, तो उसके भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इसीलिए हम एक ऑप्टिमम वैल्यू ही यूज करेंगे। लेकिन जनरली अगर हम देखते हैं तो अगर सीमेंट हम थोड़ा बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ क्या होती है हमारी? इंक्रीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ दी बिलो इज नॉट अ प्लास्टर टाइप बेस्ड ऑन मटेरियल। तो ये हमारा क्या बोल रहा है कि प्लास्टर टाइप कौन सा मटेरियल नहीं है। तो सीमेंट जो हो गया ये भी प्लास्टर टाइप मटेरियल है, जिप्सम ये भी प्लास्टर टाइप मटेरियल है, पोजोलोना ये नहीं है, लाइम क्या है ये भी प्लास्टर टाइप मटेरियल है। पोजोलोना क्यों नहीं है? पोजोलोना होता क्या है ये आप लोग पहले ही देख चुके हैं, तो उस हिसाब से आपको पहले ही समझ में आ जाएगा। पोजोलोना जो होगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा। फिर क्या है, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ प्लास्टर फिनिश। ये आप लोग डीप में जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। ये आप देखिए कि यहाँ पे सैंड फेस्ड, पेबल डैश या रफ कास्ट, ये सारे ऐसे लग रहे हैं जो कि एक सरफेस के बारे में बता रहे होंगे। जैसे रफ हो गया, पेबल डैश पेबल टाइप के हो गए, सैंड फेस्ड हो गया। तो ये सब क्या है, ये प्लास्टर के फिनिश होते हैं। कई जगह आपने देखोगे रफ प्लास्टर होगा, कोई फाइन प्लास्टर होगा, डिफरेंट टाइप के प्लास्टर हैं। लेकिन वुडन क्या है, ये एक हमारा प्लास्टर फिनिश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ अ सीमेंट बैग ऑफ स्टोरेज। तो हम देख लेते हैं इसका क्या है। उसका वेट 50 kg होता है, हाँ ठीक है। हाइट 18 सेंटीमीटर होती है, हाँ बिल्कुल ठीक है। आप लोग कभी मेजर करेंगे तो उसकी हाइट 18 सेंटीमीटर ही आएगी। तो अगर जैसे कि हम एक ड्राइंग बना लेते हैं, अगर ये हम उसका प्लान बना रहे हैं, ये अगर इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, और इसकी अगर हाइट हम दिखाते हैं तो कुछ इस तरीके से। ये मैं थोड़ा रेक्टेंगल बना रहा हूँ, एक्चुअली में वो रेक्टेंगल नहीं होगा। तो अगर हम देखते हैं इसका जो प्लान एरिया है 3000 स्क्वायर मीटर, यानी कि ये लेंथ इनटू विड्थ करेंगे तो हमें 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर मिल जाएगा। वॉल्यूम इसका जो होता है वो होता है हमारा 35 लीटर। उसके बाद जो इसकी हाइट होगी वो 18 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। इसका वॉल्यूम जो होता है 35 लीटर होता है। ये सारी चीजें, सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो हम इसका क्या बोल देंगे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या बोलता है, विच ऑफ द अमाउंट
ऑफ वाटर यूज्ड टू कंडक्ट द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट विच हैज अ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ P। अगर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हमारी वाटर की P है तो उसके लिए हमें इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कितना वाटर यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0.85 P। ये एक स्टैंडर्ड है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच इज द टेम्परेचर रेंज फॉर सीमेंट किल्न। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका आंसर होता है हमारा 1400 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मैच करते हुए हम देखेंगे सी ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सीमेंट बिकम्स यूजलेस इफ इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट एक्सीड्स। तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि सीमेंट जो होता है वो 3 महीने से ज्यादा अगर रखा हुआ है तो हम इसे यूज नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? रीजन है इसका कि अगर हम ज्यादा रखेंगे तो उसमें वाटर जो होता है, मॉइस्चर जो होता है हमारे एयर में, वो एब्जॉर्ब करता रहता है धीरे धीरे सीमेंट, और उसकी एक लिमिट होती है कि इसके ज्यादा अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो हम उसे यूज नहीं करेंगे। तो होता क्या है कि अगर हम इसको 5% से ज्यादा अगर ये एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसमें एक स्टैंडर्ड हो गया, तो हम मान लेते हैं कि वो सीमेंट जो है हमारा यूजलेस हो गया। लेकिन हम अगर 1% या 2% तक केवल एब्जॉर्ब हुआ है तो हम मानते हैं उसमें ज्यादा डिटोरिएशन नहीं होगा, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा लूज नहीं हुई होगी, इसीलिए हम उसको यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए हमने 3 मंथ्स का क्राइटेरिया बना रखा है। 3 मंथ्स में हम मानते हैं कि 1 to 2% एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A sample of cement is said to be sound when it does not contain free। तो अगर साउंड है, साउंडनेस है, साउंडनेस क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है सीमेंट की, जिसकी वजह से सीमेंट जो होता है वो अपना सेट होने के बाद कंक्रीट का वॉल्यूम चेंज होने को रेजिस्ट करता है। ये साउंडनेस है, प्रॉपर्टी है सीमेंट की। तो ये जो होता है अगर लाइम उसमें ज्यादा है तो वो क्या करेगा? अनसाउंड बना देगा। इसीलिए बोलते हैं a sample of cement is said to be sound when it does not contain free lime। तो अगर फ्री लाइम उसमें नहीं है तो वो साउंड होगा, अदरवाइज अनसाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट। एयर परमेबिलिटी मेथड हम किस में यूज करते थे? जब हम फाइननेस देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट इज टू डिटरमाइन द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग। यही हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा साउंडनेस क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो हम भी डिफाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशंस इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड बी। इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए? 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है if one cement bag has 0.03 meter cube volume of the cement, the number of bags required for 1 ton of cement is। तो इन्होंने बोला है कि 1 टन बैग में कितने 1 टन सीमेंट है तो उसमें कितने बैग हो जाएंगे। 1 टन का मतलब क्या हो गया? 1000 किलोग्राम। और हम जानते हैं कि एक बैग का जो वॉल्यूम होता है वो तो हमें पता है 0.035 लीटर होता है, 0.035 मीटर क्यूब कहेंगे, या फिर हम 35 लीटर कहेंगे। और उसका जो वेट होता है वो कितना होता है? 50 kg। तो अगर हमें नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? जो टोटल वेट है हमारे पास उसको डिवाइड कर देंगे एक बैग के वेट से, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितने बैग्स होंगे उसमें। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूज्ड टुगेदर टू प्रिपेयर द हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट अगर हमें फ्यूज टुगेदर टू प्रिपेयर, हमें अगर हाई एल्यूमिना सीमेंट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें फ्यूज करनी पड़ेंगी। तो इसका जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन। ठीक है, अगर बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन जो है फ्यूज टुगेदर फ्यूज करेंगे तो उसकी वजह से हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट बन जाएगा। तो इसमें जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसमें हम जो मटेरियल यूज करने वाले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बॉक्साइट जो होता है वो हम अराउंड 40% लेते हैं। लाइम
40% लेते हैं। इस तरीके से अगर बॉक्साइट और लाइम हम इतना इतना ले चुके हैं तो 15% के अराउंड हम इसमें आयरन ऑक्साइड ले लेते हैं, और कुछ परसेंटेज माइनर परसेंटेज होती हैं फेरिक ऑक्साइड की, सिलिका की एंड मैग्नीशिया की। तो इसका जो कॉम्पोजिशन होता है बहुत ही डिफरेंट होता है पोर्टलैंड सीमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे इसमें सही हैं। तो क्या बोल रहा है, गैप ऑफ 0.3 मीटर इज टू बी मेंटेन बिटवीन सीमेंट बैग एंड वॉल वाई स्टोरिंग सीमेंट। जबकि हमने पढ़ा था ये कितना होना चाहिए मिनिमम, आप लोग को याद होगा ये मिनिमम 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। हम ये डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पेपर्स में। अगर ये कोई पहली बार देख रहा है वीडियो तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए आप सिविल सॉल्व चैनल के, उसमें आप देख सकते हैं बीएमसी के जो 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर्ड हैं, उसमें आप इस टाइप के क्वेश्चंस पुराने देख सकते हैं, वो हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। और सेकेंड इसका क्या बोल रहा है, अ गैप ऑफ 100 सेंटीमीटर इज टू बी मेंटेन बिटवीन सीमेंट बैग एंड वॉल वाइल स्टोरिंग सीमेंट। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहा, कोई भी सही नहीं रहा तो हम डी लगा देंगे उसमें। बिफोर प्लास्टरिंग द सरफेस हैज टू बी, प्लास्टरिंग अगर करते हैं तो उससे पहले सरफेस कैसी होनी चाहिए, रफ होनी चाहिए, तभी एक अच्छी बॉन्डिंग और ग्रिप बनेगी। वुड सरफेस रिक्वायर्स हाउ मच कोटिंग ऑफ प्लास्टरिंग। तो जनरली क्या होता है, अगर हम कोटिंग की बात करते हैं तो हमें 3 कोटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वुड और जो मेटल सरफेस होती हैं उनको हमें 3 कोट्स देने चाहिए प्लास्टर के, और जिससे कि वो कंप्लीटली सेफ और सील हो जाएंगी। और जनरली आपने देखा होगा जो स्टोन और ब्रिक मशीनरी होती है उसमें 2 कोट देने चाहिए प्लास्टर के, लेकिन हम कई बार सिंगल कोट भी दे देते हैं लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन में। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ फेरो सीमेंटिंग आर देयर। कितने मेथड हैं फेरो सीमेंटिंग के। तो कौन कौन से मेथड होते हैं फेरो सीमेंटिंग के वो देख लेते हैं। एक तो आर्मेचर मेथड है, सेकेंड हो गया हमारा क्लोज्ड मोल्ड मेथड, थर्ड हो गया हमारा इंटीग्रेटेड मोल्ड मेथड, ठीक है। तो इसके हमारे कितने मेथड हो जाएंगे, 3 मेथड। अब देख लेते हैं फेरो सीमेंटिंग होता क्या है। तो फेरो सीमेंट जो होता है कंपोजिट मटेरियल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ रीइंफोर्स्ड मटेरियल यूज कर लेते हैं, जैसे कि लाइट स्टील फैब्रिक हो गया हमारा, और उससे हम क्या करते हैं थिन शीट सी बना लेते हैं, या फिर हम एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन बना लेते हैं, और उसके बाद हम उसमें सीमेंट के साथ उसको कंपोजिट बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सीमेंट कंपाउंड दैट रिएक्ट्स एंड सेट्स इमीडिएटली आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर इज। तो ये हम बहुत ही बार डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए हमारा, हम जानते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज्ड। क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखने हैं कौन कौन से हैं। वाइट सीमेंट इज अनसूटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क, बिल्कुल गलत बात है, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, और वाइट सीमेंट हम यूज करते भी हैं, बस ये होता है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, इसलिए हम जनरली ऑर्डिनरी वर्क में इसे यूज नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पोज़ोलाना सीमेंट इज ग्रे इन कलर, बिल्कुल ठीक है, पोज़ोलाना सीमेंट जो होता है वो हमारा ग्रे होता है। तीसरा क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S जो है इस ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये भी ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्टर्ब अंटिल इट इज टू बी यूज्ड। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, सीमेंट जो होता है वो हमें ऐसा चाहिए होता है जिसकी स्ट्रेंथ जो है डिस्टर्ब नहीं हुई हो जब तक वो यूज नहीं किया गया, जब तक वो रखा गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि उसको ऐसी जगह रखेंगे जो क्लोज्ड हो, जहां मॉइस्चर ना पहुंचे, जिससे क्या हो उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन हो सके। तो ये भी हमारा ऑप्शन
सिलेक्ट हो सही हो जाएगा। तो इसमें शायद ऐसा कुछ हो गया, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, इस तरीके से नन ऑप्शन आर करेक्ट, ए और बी इस टाइप से सेलेक्ट करना होगा, तो हमारे ऑल ऑप्शंस क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से निकालना है। तो क्या कह रहा है, द बॉटम एंड टॉप एंड्स ऑफ स्लम मोल्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। पहले हम एक मोल्ड बना लेते हैं, वैसे तो आप लोग को सभी ने देखा होगा, लेकिन तब भी हम एक आइडिया देने के लिए मोल्ड बना लेते हैं। इस तरीके से मोल्ड होता है हमारा। ये फ्लैट सरफेस हो गई एक, और ये भी एक पैरेलल, इसके पैरेलल सरफेस हो गई। तो ये कोनिकल फ्रस्ट्रम होता है। ठीक है, तो बोल रहा है बोथ बॉटम एंड टॉप एंड्स ऑफ स्लम मोल्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। ये वाली लेयर जो है और ये वाली जो है दोनों पैरेलल हैं, तो ये हमारा ठीक हो गया। द एक्सेस ऑफ मोल्ड इज परपेंडिकुलर टू द फेस एंड्स। तो जो एक्सेस ऑफ इसकी मोल्ड होगी वो ये इस तरीके से होगी, और जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो ये भी हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द इंटरनल सर्फेस ऑफ मोल्ड इज केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम सेट सीमेंट। जो इंटरनल सर्फेस होती है ये वाली, ये हमारी क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, और सीमेंट नहीं लगाना चाहिए। द मोल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड। ये क्या हेक्सागोनल पिरामिड, ये कोनिकल फ्रस्ट्रम है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये भी हमारा ठीक हो गया। तो हम इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे, डी, क्योंकि इन्होंने पूछा है इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, डाई कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स रैपिडली, जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हार्डन्स रैपिडली, ये प्रोवाइड्स लेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर नॉर्मल कंडीशंस यूजिंग अ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क इज। तो हमें फॉर्म वर्क कितने दिनों में कौन सा रिमूव करना चाहिए। तो हम पहले एक टेबल देख लेते हैं कि जो वर्टिकल फॉर्म वर्क होता है कॉलम, वॉल्स एंड बीम्स के लिए, उसके लिए हम 16 से 24 घंटे लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि सॉफिट फॉर्म वर्क जो हो गया, स्लैब्स के प्रॉप्स एंड रिफ्लेक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क, तो इसके लिए हमें 3 दिन देने होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर हम किसी स्लैब की बात कर रहे हैं जो कि 4.5 मीटर से कम है, उसके लिए हमें 7 दिन तक फॉर्म वर्क लगाए रखना चाहिए। अगर कोई ऐसा फॉर्म वर्क है जिसकी विड्थ जो है स्पैनिंग ओवर 4.5 मीटर है, उसको हमें 14 दिन तक रखना होगा। फिर उसके बाद बीम एंड आर्चेस की बात कर लेते हैं। तो अगर स्पैन बीम जो है 6 मीटर की है, तो उसके लिए 14 डेज तक हमें फॉर्म वर्क बनाए रखना होगा। और अगर 6 मीटर से ज़्यादा है तो 21 डेज। तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला है कि बीम है 7 डेज फॉर बीम सॉफिट्स। तो क्या बीम सॉफिट्स के लिए हमें 7 डेज देने होंगे, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। 14 डेज फॉर बॉटम स्लैब एंड ऑफ स्पैन 4.6, यानी 4.5 से ज़्यादा हो गया तो उसके लिए हमें 14 डेज ही चाहिए थे। 21 डेज फॉर बॉटम बीम ओवर 6 मीटर स्पैन, ये भी ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। एडिशन ऑफ पोजोलोना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कॉजेज। अगर हमें पोजोलोना सीमेंट ऐड कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ, ये भी ठीक है। अगर पोजोलोना हम ऐड कर देते हैं तो अर्ली स्ट्रेंथ हमें कम मिलती है, क्योंकि उसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कम हो जाता है। रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन विद सल्फेट्स, सल्फेट रेजिस्टेंट भी बन जाता है हमारा, हम इसको यूज करते हैं, तो ये भी ठीक है। इंक्रीज इन श्रिंकेज, श्रिंकेज क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ये फिर रहा ही नहीं, तो ये भी हम गलत मान लेंगे। तो इसका आंसर हमारा ए और बी में से दोनों आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट द रेजिड्यू ऑन सीव नंबर 9 शुड नॉट बी मोर देन। तो हमने पढ़ा था जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसके लिए सीव नंबर 9 में जो रेजिड्यू है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। तो हम एक टेबल देख लेते हैं, ओपीसी के लिए जो है परसेंटेज
रेजिड्यू यहाँ पे लिख देते हैं। इसके लिए हमारा 10% है। वही हम पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो इसके लिए जो है हमारा 5% है। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए भी ये कितना है, 5%। तो अगर इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज अ, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या होता है, रिएक्ट्स फास्ट विद वाटर, ये क्या ठीक है, हाँ फास्ट एक्ट करता है। जनरेटेड लेट्स हीट ऑफ हाइड्रेशन, नहीं, अगर फास्ट वेट करेगा तो ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन डेवलप करेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कॉजेज इनिशियल सेटिंग एंड अर्ली स्ट्रेंथ, इनिशियल सेटिंग और अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, C3A रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, नहीं, ये मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रेंथ के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, यानी ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलप अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ये क्या कंट्रीब्यूट करता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, नहीं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए हमारा कौन कंट्रीब्यूट करता है, C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए, आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की कितनी होती है, 0.3। तो जनरली जो होता है हमारा ये कंसिस्टेंसी होती कितनी है, इसकी जो रेंज होती है वो देख लेते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो होती है हमारी 26% टू 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ OPC इज इम्प्रूव्ड बाय पोज़ोलाना, अगर OPC सीमेंट है हमारा तो उसमें अगर हम पोज़ोलाना ऐड कर दे रहे हैं तो उसकी वजह से कौन सी प्रॉपर्टी जो है इंप्रूव हो जाएगी। पोज़ोलाना क्या कर देता है, इसकी ब्लीडिंग की प्रॉपर्टी कम हो जाती है, ब्लीडिंग अब कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि पोज़ोलाना जो होता है बहुत ही फाइन होता है, तो वो क्या करता है, उसके जो वॉइड्स होते हैं उसमें जाके फिल हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी परमेबिलिटी कम हो जाती है। परमेबिलिटी अगर कम होगी तो ब्लीडिंग भी कम होगी, और ब्लीडिंग कम होगी और वो कॉम्पैक्ट हो गया, वॉइड्स उसके फिल हो गए हैं, तो उसकी वजह से श्रिंकेज भी क्या होगा, कम हो जाएगी। और पोज़ोलाना होता है उसकी वजह से क्या होता है हमारा, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, ये भी ठीक हो जाएगा। परमेबिलिटी भी कम हो गई, इंप्रूव हो गई, श्रिंकेज भी इंप्रूव हो गई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। तो पहला है वाटर इनेबल्स केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस विद सीमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, वाटर की हेल्प से ही तो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सीमेंट। वाटर ल्यूब्रिकेट्स द मिक्सचर ऑफ ग्रेवल सैंड एंड सीमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, तभी वर्केबिलिटी इंप्रूव हो जाती है वाटर ऐड करने पे। ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ही कम, यानी कि जैसे कि 23% जो वाटर है बाय सीमेंट, वाटर सीमेंट रेशियो 0.23 इतनी ही चाहिए होती है हमारी हाइड्रेशन के लिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, सैंड ऑब्टेन्स फ्रॉम पिट्स इज वॉश टू रिमूव क्ले एंड सिल्ट, जो हम पिट्स बना लेते हैं, पिट्स में से निकालते हैं, अगर कोई रोड है इसमें पिट बना के यहाँ से ऑब्टेन किया है सैंड, तो जो सैंड इसमें क्या होता है, इसमें क्ले भी होती है, सिल्ट भी होती है, तो हमें क्या करना होगा, इस दोनों वॉश करना पड़ेगा टू रिमूव क्ले एंड सिल्ट, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। सैंड ऑब्टेन फ्रॉम फ्लडेड पिट्स, जहाँ फ्लडेड पिट्स होती हैं नीड नॉट टू बी वॉश्ड बिफोर यूज, क्योंकि वो जरूरत नहीं होती है उनको वॉश करने की, क्योंकि वो फ्लडेड पिट्स से निकल रही है, उसमें पहले से ही क्ले और सिल्ट रिमूव हो चुकी होती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी शोर सैंड कंटेन्स क्लोराइड्स विच कॉज इफ्लोरेसेंस, ठीक है, सी शोर पे जो होती है उसमें जो होती है क्लोराइड्स हमारी बहुत ज्यादा होती है, जो बीचेस पे हम देखेंगे वो जो सैंड होती है उसमें क्लोराइड हमारा ज्यादा होता है, तो उसमें इफ्लोरेसेंस के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो हमारा सारे ऑप्शन सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सीमेंट हुज स्ट्रेंथ इज अ लिटिल लोअर देन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी सीमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months बट अटेन्स आफ्टरवर्ड्स द सेम स्ट्रेंथ इज नोन एज, तो स्टार्टिंग में तो उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, कम थी, उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो फाइनल स्ट्रेंथ हो गई वो क्या हो गई हमारी
वो हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बराबर हो गई। तो ऐसा कौन सा सीमेंट होगा? तो ये जो होता है हमारा नॉर्मल होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो जो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट होता है ये क्या करता है, स्टार्टिंग में जो है इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम होती है, फिर बाद में जाके थोड़ी सी बढ़ जाती है, मतलब कम रहती है स्टार्टिंग में एज कम्पेयर टू ओपीसी। तो अगर एज कम्पेयर टू ओपीसी स्टार्टिंग में कम है इसकी, तो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट हो जाएगा। लेकिन इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो हमारी ओपीसी के बराबर ही होती है। तो ये हमारा आंसर हो जाए। रैपिड हार्डनिंग में क्या है आप जानते हैं, जल्दी हार्ड हो जाता है, जल्दी सेट हो जाता है, तो इसकी अर्ली स्ट्रेंथ हमारी ज्यादा हो जाएगी। पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ब्लास्ट स्लैग सीमेंट, इसकी प्रॉपर्टीज ही अलग होंगी और इसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। एक्सपैंडिंग सीमेंट इज यूज्ड फॉर फिलिंग दी क्रैक्स। ऐसा है क्या एक्सपैंडिंग सीमेंट को हम क्रैक्स को फिल करने के लिए यूज करते हैं? नहीं। एक्सपैंडिंग सीमेंट हम कब यूज करते हैं? एक्सपैंडिंग सीमेंट हम यूज उस कंडीशन में करते हैं जब हमें क्या होता है, जब हम जानते हैं कि जो कंक्रीट है वहां पे ज्यादा श्रिंकेज होने के चांसेस है। तो अगर हमें काउंटरएक्ट करना होता है, हम चाहते हैं कि वहां पे बिल्कुल भी श्रिंकेज ना आए, तो हम एक्सपैंडिंग सीमेंट यूज कर लेते हैं उसमें, क्योंकि अगर वो वाटर के इवेपोरेशन की वजह से थोड़ा श्रिंक होता है तो वो सीमेंट की वजह से थोड़ा सा वो एक्सपैंड कर जाता है। तो इस तरीके से दोनों को वो काउंटरएक्ट कर देता है और अल्टीमेटली क्या होता है, उसमें ना एक्सपेंशन होगा और ना ही श्रिंकेज होगी। तो इस तरीके से एक्सपैंडिंग सीमेंट की प्रॉपर्टी ये हो गई। तो हमारा ये ऑप्शन जो है गलत हो गया। फिर क्या बोल रहा है, व्हाइट सीमेंट इज मोस्टली यूज फॉर डेकोरेटिव वर्क्स। बिल्कुल गलत बात है। व्हाइट सीमेंट हम कई जगह यूज करते हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये हमारा जो टेराजो फ्लोरिंग होती है, फ्लोर प्लास्टर ऑफ वॉल्स हो गया, फेस प्लास्टर ऑफ वॉल्स हो गया, या ऑर्नामेंटल वर्क्स हो गया, या कास्टिंग स्टोन्स हो गया, इन सब में हमें व्हाइट सीमेंट यूज करते हैं। तो डेकोरेटिव में ही यूज करना ये गलत बात हो गई। नेक्स्ट का ऑप्शन क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट बोल रहा है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट प्रोड्यूसेस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। बिल्कुल ठीक बात है, स्टार्टिंग में लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है इसका। हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पेशल मटेरियल्स। तो ऐसा है क्या स्पेशल मटेरियल से हम बनाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जो स्ट्रेंथ जो हमारे बोगस कंपाउंड है उन्हीं से बनता है, कुछ स्पेशल यूज नहीं करते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, in ordinary cement about 99% of its final strength is achieved in। तो जो 99% ऑफ फाइनल स्ट्रेंथ है, जैसे मान लेते हैं हम OPC 43 की बात करते हैं, तो OPC 43 में ये 43 क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि 28 डे स्ट्रेंथ जो है उस सीमेंट की कितनी है हमारी 43 MPa। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि 99% स्ट्रेंथ कब अचीव करेगा। तो 99% हम कह सकते हैं कि 27th डे या 28th डे ही अचीव होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। हम देखते हैं कि थर्ड डे जो होता है ये करीब 40% स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है इसकी। 7th की बात करते हैं तो करीब 65% स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है। 1 ईयर की बात करते हैं तो ये एक्सीड कर जाती है, इससे भी करीब 155% स्ट्रेंथ हो जाती है इसकी, जो इसकी स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ से, अगर 1 साल के बाद की हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी व्हाट इज द वाटर रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ सीमेंट टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। बहुत बार देख चुके हैं, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट इज द मेन रीजन टू यूज लाइम इन द सीमेंट स्लरी ड्यूरिंग द प्लास्टरिंग इन द टॉप कोट। अगर हम टॉप कोट की बात करते हैं तो हम उसमें लाइम ही क्यों प्रेफर करते हैं, तो ये हमारा क्या रीजन है इसका, क्योंकि what is the main reason to use lime in the cement slurry during the plastering of top coat। टॉप कोट में हम लाइम को यूज क्यों करते हैं, टू मेक द सरफेस ब्राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्राइट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। टू हार्डन द सीमेंट, ऐसा भी कुछ नहीं है, हार्ड तो सीमेंट वैसे भी हो जाएगा। टू मेक द प्लास्टर नॉन श्रिंकेबल, ये एक रीजन है। अगर हम इसमें लाइम को टॉप सरफेस पे यूज करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो श्रिंकेज प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो ये इसका एक एडवांटेज है, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, जैसे कि ये नॉन श्रिंकेबल बना देता है, वाटर रिटेंशन इसका अच्छा हो जाता है, वर्केबिलिटी अच्छी हो जाती है, बॉन्ड प्रॉपर्टीज अच्छी होती हैं,
और ये फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस भी बना देता है। और लाइम मोर्टार को हम क्या बोलते हैं? गार्डेड मोर्टार या गेज्ड मोर्टार भी बोलते हैं। GUARDED, गार्डेड मोर्टार, क्योंकि ये गार्ड कर रहा है इसको। और गेज्ड मोर्टार भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू मेक द प्लास्टर